नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत होगी बड़ी और अहम जानकारी के साथ। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। राजधानी लखनऊ से निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। अधिसूचना पर कल तक के लिए रोक बरकरार रहेगी। कल फिर से हाईकोर्ट बेंच में सुनवाई होगी। कल छुट्टी के बावजूद भी सुनवाई करेगा कोर्ट। तो 24 से 25 दिसंबर को कोर्ट सुनवाई कर सकता है। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। समय के अभाव की वजह से आज सुनवाई टल गई है, लेकिन फैसला सुरक्षित बताया जा रहा है। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर निकाय चुनाव से जुड़ी हुई आपको दे रहे हैं। अधिसूचना पर अभी भी रोक बरकरार रहेगी। निकाय चुनाव पर कोर्ट फैसला लेगा। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारे साथ में ब्यूरो हेड जुड़ चुके हैं अनिल के अंकुर। अनिल जी, जिस तरीके से निकाय चुनावों को लेकर के लगातार घमासान की स्थिति बनी हुई है, हर दल ने कमर कसी हुई है, लेकिन इन तैयारियों पर कहीं ना कहीं हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच पानी फेरती नजर आ रही है, क्योंकि आज भी अधिसूचना पर रोक बरकरार है। देखिए पूजा, सबसे बड़ी बात है कि ये जो शहरी सरकार का चुनाव है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है कि अर्बन एरिया में शहरी इलाके हैं और वहाँ हर आदमी से जुड़ा होता है और सीधे उस अपनी जो जरूरत की, जो रोजमर्रा की जरूरत की चीज़ें होती है, जैसे लाइट, पानी, सीवर, ये सीधे उससे जुड़ी होती हैं। तो ये स्थानीय और वहाँ पर उनका इजी अवेलेबल होता है, इसी सबकी नजर इस पर गड़ी हुई है। और अब सवाल इस बात का उठता है कि किसी आयोग ने इस बात की व्यवस्था की हुई है कि जो चुनाव हो वो चक्रा अनुक्रम हो, यानी कि आरक्षण चक्र में ऐसा ना हो कि एक बार लगातार अगर सामान है तो लंबे समय तक सामान बना रहे, अगर पिछड़ा है तो लंबा पिछड़ा रहे। इसमें इस बात का भी ख्याल रखना होता है कि जो पिछड़ा है तो अगर उसे चक्रा अनुक्रम में यानी अगली बार बदला जाए तो ऐसे वार्ड में बदला जाए जिसकी वहाँ की आबादी ज्यादा हो। ऐसा ना हो कि जहाँ पे मतलब ओबीसी है ही नहीं और उसे वहाँ पे मतलब ओबीसी कर दिया जाए, तो इसका भी ख्याल रखा जाता है। तो इसको लेकर के 80 बार कोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकार तो राज्य सरकार ने कोर्ट में जो हाईकोर्ट के न्यायालय लखनऊ पीठ में जो अपना शपथ पर किया था, उसमें बताया था कि 2017 का जो आधार था उसको आधार मानते हुए हमने उसको फिर से अपने सत्याग्रह किया है और जो आरक्षण किया उसको पूरी की है। लेकिन दूसरी पार्टी के विरुद्ध दायर की हुई है, उसका कहना है कि ये ऐसा नहीं है। ये इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की है, जिससे कहा गया कि हर बार चक्रा अनुक्रम इस तरीके से किया जाए कि हर साल इसका सर्वे करा जाए, सर्वे कराने के बाद किया जाए। इनके इस आधार पर इसीलिए कोर्ट ने लगातार तारीखें दे करके एक चीज का बाकायदा इसका ध्यान ले रहा है और एक पूछताछ की जा रही है। आज भी जो पूछताछ कोर्ट ने राज्य सरकार ने अपनी दलील रखी, उन्होंने कहा कि हमने इस प्रकार से किया है, पूरे व्यवस्था बताई कि हमने किस लेवल पे इसको आकलन किया और फिर उसे कोर्ट ने आज ही तारीख दी और कहा कि अगर जरूरत पड़ती है हम कल भी तारीख कल तारीख दी है और कल भी अगर नहीं होगा तो परसों की तारीख दे सकते हैं। यानी कि छुट्टी के दिन भी कोर्ट लगातार इस बार मामले सुनने को तैयार है, क्योंकि अभी आपको बता दें कि 30-40। लेकिन अनिल जी, मैं आपसे एक चीज और समझना चाहूंगी। देखिए, जिस तरीके से निकाय चुनावों की तारीखों में देरी देखने को मिल रही है हाईकोर्ट की तरफ से, इसका आगामी चुनावों पर क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ने वाला है? क्योंकि सपा हो या फिर बीजेपी, दोनों ही सियासी दल आपस में एक दूसरे को टक्कर देने वाले हैं, लेकिन उनके सामने मौजूदा समय में बड़ी चुनौती होगी कि अगर आरक्षण अधिसूचना में कुछ परिवर्तन होता है तो वो प्रत्याशी कैसे खोज पाएंगे एन वक्त पे, तो इम्पैक्ट पड़ेगा चुनावों पे। जी बिल्कुल, आप बहुत सही बात कर रही हैं। आपने जो मुद्दा था ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो स्थानीय निकाय का चुनाव है, यानी कि स्थानीय सरकार का चुनाव है, तो सबसे बड़ी बात होती है कि इसमें बहुत छोटे लेवल से कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं, जो जिनकी पूंजी बहुत कम होती है। अगर चुनाव लंबे समय तक चलेगा तो ये कार्यकर्ता जो पिछले 1 महीने से लगातार अपने समाज करते चले आ रहे हैं, खेत में दौरा कर रहे हैं, अपना प्रचार कर रहे हैं, अगर चुनाव कर लिया तो उनका खर्चा उतना ही बढ़ जाएगा, उतने ही वो आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएंगे। और ये ऐसा चुनाव नहीं होता है कि उनको कहीं से स्पॉन्सरशिप मिल जाए, जैसे कि जब विधायकी होती है, विधायकी में तमाम संगठन के सहयोग कर देते हैं, लेकिन समाजवादी में ऐसा सहयोग होने की संभावना कम होती है। वही समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी या बहुजन समाज पार्टी जो लगातार अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही है, वो पार्टियां अभी अपने कार्यकर्ताओं को आर्थिक रूप से उतनी लेवल का मदद नहीं करते। केवल जनसभाओं का भी ज्वाइंट जनसभाएं मतलब एक निकाय में 1 या 2 या 3 बड़े नेताओं की जनसभाएं होती हैं, उसके बाद स्थानीय नेताओं पर चुनाव छोड़ दिया जाता है। वो ये सवाल
बड़े अगर जहाँ जो पार्षद होने के पार्षद या मेयर के जो उम्मीदवार है उनके लिए कठिनाई का सब्जेक्ट है, वहीं पर जो वो पार्टी है, जो राजनीतिक दल है, उनके लिए भी, सियासी दलों के लिए भी ये बड़ी मुद्दा है। सियासी दलों का भी मानना है कि चुनाव पहले हो जाए। एक बात ये भी कही जा रही है कि जो सत्तारूढ़ दल है उसके सामने फरवरी में उत्तर प्रदेश में एक बड़ा कार्यक्रम होना है। उस कार्यक्रम को लेकर के उत्तर प्रदेश में जो ग्लोबल समिट की तैयारी की जा रही है, उसके बाद बाजार में एक बड़ा कार्यक्रम होना, पूरा यूनिफाई का होना है। तो अब ये सारे बड़े कार्यक्रम को देखते हुए राज्य सरकार ऐसा कहा जा रहा है कि टालने के मूड में है, लेकिन कोर्ट सच्चाई भी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को अंदर नजरअंदाज नहीं होने देगा और चुनाव समय पर कानून करेगा। जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में निकाय चुनावों को भले ही हाई कोर्ट का ग्रहण लगा हो, लेकिन बस्ती में निकाय चुनाव को लेकर नेताओं की जोर आजमाइश शुरू हो चुकी है। गौरतलब ये भी है कि निकाय चुनाव में सीट के आरक्षण को लेकर हाई कोर्ट ने भले ही रोक लगाई है, लेकिन लोकल चुनाव का नजारा आज बस्ती में देखने को मिला, जहां पर भाजपा के वरिष्ठ नेता तेज प्रताप सिंह ने नगर पंचायत गणेशपुर क्षेत्र में एक रोड शो निकाला, जिसमें पूरा रोड शो भगवामय नजर आया। इस बार गणेशपुर नगर पंचायत सीट महिलाओं के लिए रिजर्व रखी गई है, जिसके चलते भाजपा नेता तेज प्रताप सिंह की पत्नी सिंपी सिंह चुनाव मैदान में ताल ठोक रही हैं और जनता से अपने समर्थन के लिए वोटों की अपील भी करती नजर आई। महिलाओं के लिए वहाँ पे जब जो भी कमी होगी उनकी, जो भी मुझसे मदद करना पड़ेगा मुझे वो करेंगे, उनके साथ हमेशा के लिए खड़े रहेंगे। उनके दर्द में मुद्दे क्या है, यहाँ के चुनावी मुद्दे क्या है, आपको क्या लगा, यहाँ की समस्याएं क्या है? यहाँ सड़क बहुत ज्यादा समस्या है, यहाँ सड़क नहीं अच्छी है, यहाँ विकास नहीं बहुत ज्यादा हुआ है। वहाँ का विकास कराएंगे, जैसे हर घर में आवास दिलवाएंगे, शिक्षा दिलवाएंगे बच्चों को, और पानी जैसे वहाँ की सुविधा करवाएंगे, हर चीज नाली बनवाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्मदिवस पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने विधान भवन के सामने कृषक उत्पादक संगठनों को दिए जाने वाले ट्रैक्टर्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना, राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, कृषि राज्य मंत्री माफ कीजिएगा बलदेव सिंह औलख भी उनके साथ में मौजूद रहे हैं। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के मौके पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह यादव और सांसद डिंपल यादव ने चौधरी चरण सिंह डिग्री कॉलेज में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान सपा प्रमुख भी किसान सम्मान समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था। मैनपुरी लोकसभा सीट पर मिली प्रचंड जीत पर उनका आभार भी जताया गया। और इसलिए नमन करते हैं चौधरी साहब किसान नेता के रूप में जाने गए हैं। वैसे तो वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे, देश की आजादी को लड़ाई को भी लड़ा था, और फिर वो राजस्व मंत्री बने, कृषि मंत्री बने, फिर मुख्यमंत्री बने, फिर देश के गृह मंत्री बने, फिर प्रधानमंत्री बने। और जब जब चाहे वो मंत्री बने हो, चाहे मुख्यमंत्री बने और चाहे प्रधानमंत्री बने, उन्होंने किसानों के हित में शानदार निर्णय लिए। इसीलिए तो वो किसान ये सब पदों के रहते हुए भी किसान नेता के रूप में उभरे थे। हम बहुत ज्यादा उनके बारे में नहीं बताना चाहते हैं, इसलिए कि सब लोग जानते हैं। लेकिन अभी भी भारतीय जनता पार्टी किसानों के खिलाफ फैसला लेना बंद नहीं किया। ये लोगों ने सच्चर कमेटी पढ़ी होगी, वो जानते होंगे कि सच्चर कमेटी का फैसला था कि पूरे देश में 43,000 से ज्यादा मंडियां बनी, जिससे हमारे किसानों को लाभ और मदद मिल सके। लेकिन इधर आपने देखा होगा दोनों सरकारों ने कोई भी नई मंडी नहीं बनाई। न केवल मंडी बल्कि जो जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड है उसको लाने के लिए तैयारी है।
हमारे किसान भाई जानते होंगे, अखबारों में पढ़ते होंगे, और यहाँ जागरूक नौजवान हैं वो जानते होंगे कि जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड अगर आ गए तो अभी तो किसान अपनी बचत कर लेता है, कभी कभी किसान अपने बीज के लिए फसल रख लेता है। अगर जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड आ गई तो किसान को कहीं ना कहीं उद्योगपतियों, बड़े लोगों पर ही निर्भर होना पड़ेगा। आज 23 दिसंबर है। आज का दिन देश भर में राष्ट्रीय किसान दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। साल 2001 की बात करें, भारत सरकार ने 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया। आज ही के दिन 23 दिसंबर 1902 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और किसान नेता चौधरी चरण सिंह का जन्म हुआ था। इसी वजह से 2001 से पूरे देश में इस दिन को राष्ट्रीय किसान दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है और इसकी छटा हर तरफ नजर आई, फिर चाहे वो राजधानी लखनऊ हो, इटावा में अखिलेश यादव, भूपेंद्र सिंह चौधरी ने चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि दी है। गोरखपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अमेठी, हापुड़ की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये तस्वीरें बेहद खास नजर आई। तो वहीं कन्नौज में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में अरुण शाक्य के परिजनों से मुलाकात हुई। सपा की तरफ से परिजनों को 2 लाख की अनुदान राशि भी दी गई है। साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जल्द ही परिजनों से अखिलेश यादव मुलाकात करेंगे और स्वामी प्रसाद मौर्य ने सरकार से मांग की है कि सरकार परिजनों को 50 लाख की सहायता राशि जरूर दे। प्रारंभिक कार्रवाई हो गई होती तो शायद आज हत्या जैसी घटना की नौबत नहीं होती। मैनपुर के कुछ लोगों का नाम ले रही है मदद करने का, परिवार के लोग, कई लोग मदद कर रहे हैं आरोपियों की, इनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? कोई भी अपराधी की मदद करता है, हम समझते हैं वो अत्यंत निंदनीय है और ऐसा नहीं होना चाहिए। अपराधी अपराधी होता है। अपराधी कोई जाति नहीं होती, अपराधी कोई पार्टी नहीं होती, अपराधी कोई धर्म नहीं होता है। जो अपराधी होता है कानून की नजर में केवल अपराधी होता है। आपका पुराना वर्कर रहा है, आपने कहा बसपा का, तो आप किस तरीके से खड़े उसके साथ, परिवार के साथ? अभी तो फिलहाल उसको हमने 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिया है। हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, हमारे पूर्व विधायक दोरे जी हैं और हमारे देवेश साक्या जी हैं, साथ ही साथ महाराज सिंह साक्या जी भी यहाँ पर मौजूद है। और आज कुल मिलाकर के इसको इतनी गंभीरता से घटना को लिया गया है कि राशि अध्यक्ष स्वयं भी आ रहे हैं, वो भी अपने हाथों से आर्थिक सहयोग कुछ करेंगे। हमने तो प्रतीक रूप अभी शुरुआत किया है। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह हापुड़ पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने पूर्व सैनिक सम्मान समारोह कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि राष्ट्रीय सैनिक संस्थान पदाधिकारियों सहित कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। तो वहीं राज्यपाल के कार्यक्रम को लेकर पुलिस भी काफी मुस्तैद नजर आई। राज्यपाल ने राष्ट्रीय एकीकरण और चरित्र निर्माण दिवस के मौके पर जिले के शहीद परिवारों को सम्मानित भी किया है। सपा विधायक अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र होने के आरोप दर्ज मुकदमे में सपा नेता आजम खां, अब्दुल्ला आजम और डॉक्टर तंजीन फातिमा कोर्ट में आज हाजिर हुए। बृहस्पतिवार को हुई सुनवाई के दौरान एमपी एमएलए कोर्ट ने तीनों को एक साथ तलब किया था। दरअसल सपा विधायक अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र होने के आरोप दर्ज मुकदमे में बृहस्पतिवार को एमपी एमएलए कोर्ट मजिस्ट्रेट ट्रायल में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अब्दुल्ला आजम के अधिवक्ता गवाह से जुरह करने नहीं पहुंचे थे। उनकी ओर से स्थगन प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसको कोर्ट ने 10,000 के हर्जाने के साथ स्वीकार किया था और आज तीनों को एक साथ तलब किया था। बीएसपी के जिला अध्यक्ष प्रवेंद्र सिंह के साथ बसपा की डेलीगेशन ने लचर कानून को लेकर के सपा एसपी के साथ में मुलाकात की है। साथ ही बीएसपी डेलीगेशन ने पुलिस कस्टडी में बलवंत सिंह की मौत के आरोपी पुलिस कर्मचारियों की जल्द गिरफ्तारी को लेकर के ज्ञापन भी सौंपा। साथ ही बसपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस को नसीहत देते हुए कहा है कि दोषियों को जल्द ही गिरफ्तार करके अगर नहीं जेल के अंदर डाला गया तो हम लोग प्रदर्शन जरूर करेंगे। मैं बहुजन समाज पार्टी से जनपद कानपुर देहात का जिलाध्यक्ष हूँ प्रवीण सिंह। आज आप एसपी कार्यालय आए थे, क्या मांग थी, क्या समस्याएं थी? आज जो वर्तमान हालात में जनपद कानपुर देहात में तमाम तरीके के अपराध, लूट और डकैती तमाम जो कारण हैं उसके संबंध में मिलने आए थे। और जो 12 दिसंबर का जो पुलिस हिरासत में बलवंत सिंह सेंगर को पुलिस हिरासत में जिनकी जो है मारपीट के दौरान या पूछताछ के दौरान उनकी मृत्यु हो गई, ये बहुत निंदनीय कार्य रहा, जिसके लिए हम लोग जो आज मिलकर के एसपी से बात की कि जो लोग दोषी हों निष्पक्ष जांच करा करके उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम।
अयोध्या में भगवान रामलला का 74वां प्राकट्य उत्सव धूमधाम से उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस 3 दिवसीय आयोजन में 25 दिसंबर को रामलला की शोभा यात्रा संतों, महंतों और हनुमानगढ़ी के निशान के साथ रामकोट की परिक्रमा करेगी। इस आयोजन का आरंभ आज रामलला की अस्थायी मंदिर के गर्भगृह में पूजित कलश की स्थापना के साथ हुआ है। आपको बता दें 3 दिवसीय भव्य आयोजन में वेद की संहिताओं का पाठ और रामाचार्य पूजन होगा। आगरा सहित पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड के साथ साथ कोहरे की चादर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। उत्तर भारत में बढ़ते कोहरे के चलते लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। आगरा और आसपास के जिलों में भी कोहरे की चादर ने परिवहन व्यवस्थाओं के संचालन पर बड़ा असर डाला है, जिसका असर उत्तर प्रदेश परिवहन की बसों पर भी दिखाई दे रहा है। आपको बताते चलें कि कोहरे के कारण हो रहे हादसों में कमी लाने के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की ओर से बड़ा फैसला लिया गया। यूपी रोडवेज ने रात में बसों के चलने पर रोक लगा दी है। इसमें यह आदेश है कि कोहरा होने की स्थिति में बसें न चलाई जाए। यदि कोहरा सपोज आगरा में नहीं होता तो हम बसें चलाते रहेंगे और वो बस आगरा से इटावा जा रही है तो उसे फिरोजाबाद, सिकोहाबाद, भरतनाक जहाँ भी कोहरा मिलेगा तो वो बस जाके वहाँ रुक जाएगी। जैसे कि पुलिस थाने पे पुलिस थाना हो गया, ये हो गए पेट्रोल पंप हो गए, या हमारे अधिकृत ढाबे हो गए, या पुलिस चौकी हो गई, या टोल हो गए, उन पे जाके वो बस खड़ी हो जाएगी। और जैसे ही वो कोहरा खत्म होगा फिर वो बस जो है आगे निकल जाएगी। और इसके लिए हम लोगों ने व्यवस्था की है कि अपने सभी बस अड्डों पे रैन बसेरे बनाए हुए हैं और अलाव की व्यवस्था की गई है, जिससे कि बस अड्डे पे यात्री आ जाएं और कोहरे होने की स्थिति में बस डिपार्चर ना ले पाए तो कम से कम आराम से वो बैठ सकें, सो सकें। आगरा के साथ साथ पूरे उत्तर भारत में इस समय ठंड का प्रकोप शुरू हो चुका है। इसके साथ ही कोहरे की चादर ने यातायात व्यवस्था को बेहाल कर दिया है, जिसका असर आगरा सहित पूरे उत्तर प्रदेश परिवहन निगम पर देखा जा रहा है और लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिसके चलते उत्तर प्रदेश परिवहन निगम प्रबंधन ने इनको कोहरे के कारण रात में गाड़ियों को विराम लगाने का घोषणा की है। हमारे साथ कुछ ड्राइवर हैं, चालक हैं, उनसे बात करेंगे किस तरीके की परेशानी आती है। सर कोहरे में एक तो क्या होता है, कुछ दिखाई नहीं देता है जी, जिस वजह से गाड़ी संचालन करने में दिक्कत होती है जी। इस वजह से जो है विभाग ने हमारे जो है ये निर्णय लिया है कि रात में 8 बजे से लेकर के सुबह 8 बजे तक गाड़ियों का संचालन स्थगित करने का। और इसके अलावा जो है रात में जैसे हम लोग गाड़ी लेकर निकलते हुए हैं तो रास्ते में जैसे कोहरा कहीं पड़ जाता है तो जो नज़दीकी बस स्टेशन होगा वहाँ पे हम लोगों को रुकने के लिए बोला है जी सर। तो इसके अलावा भी और कोई समस्या आती है दुर्घटनाओं के समय में? हाँ, दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं क्योंकि कुछ जब विजिबिलिटी कम हो जाती है तो दिखाई कुछ देता नहीं है ज़्यादा, जिस वजह से जो है दुर्घटना होने की भी संभावना बढ़ जाती है। तो आप कौन से डिपो से कहाँ गाड़ी ले जाते हैं? झांसी डिपो से है और झांसी से मेरठ चलते हैं। झांसी से मेरठ चलते हैं। और ये समस्या उत्तर प्रदेश सहित पूरे उत्तर भारत में देखने को मिल रही है। दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, इसलिए परिवहन प्रबंधन ने यह निर्णय लिया है कि देर रात में जो भी परिचालन होता है उस पर विराम लगाया जाए, जिससे यात्रियों की सुरक्षा पुख्ता हो सके। प्रदीप रावत, जनता टीवी, आगरा। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जिक्र उत्तराखंड का भी करेंगे। सीएम आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में उत्तराखंड स्वास्थ्य रोजगार सृजन कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ मौजूदा गणमान्य लोगों ने किया। कार्यक्रम में 200 के लगभग सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। तो वहीं कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की पहली प्राथमिकता है, जिस कड़ी में आज स्वास्थ्य विभाग ने कार्यक्रम आयोजित करते हुए युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का काम किया है। तो ये राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ के आयोजन को लेकर विधानसभा में खेल और युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया। समीक्षा बैठक में खेल के साथ ही शिक्षा विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। समीक्षा बैठक में कोरोना के बाद होने जा रहे खेल महाकुंभ पर चर्चा हुई। खेल मंत्री रेखा आर्या ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोरोना की वजह से राज्य में खेलों का आयोजन नहीं हो पाया। एक बार फिर हम दोबारा इसकी शुरुआत कर रहे हैं।
देखिए, राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ जो है वह शीघ्र अतिशीघ्र कराया जाए, इसको लेकर आज समीक्षा बैठक आहूत की गई है। और चूँकि मुझे आप सबको ये बताते हुए बेहद खुशी है कि खेल महाकुंभ कोरोना के पीरियड में हम सब लोग जानते हैं कि ये सारे खेल वगैरह सब बंद हो गए थे। 2019-20 के बाद में जो है खेल महाकुंभ प्रारंभ नहीं हो पाया और 19-20 के बाद में आज 2022 में हमने पुनः इसकी शुरुआत कर दी है। और जो 19-20 में जितने प्रतिभागी थे लगभग 2,25,000 आज। वहीं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में दिवंगत सीडीएस जनरल विपिन रावत के नाम पर सड़क के नामकरण की मांग की। मंत्री गणेश जोशी का साफ तौर पर कहना है कि देहरादून के बिंदाल पुल से गढ़ी कैंट तक के मार्ग का नाम परिवर्तित करते हुए सीडीएस जनरल विपिन रावत के नाम पर रखा जाए। वक्त यहाँ पे छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।